हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन अभी तक कहीं पर भी नहीं हो पाया। ऑल इंडिया से वो कहीं से भी बिलोंग करते हो तो सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो आपने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला है या अभी तक नहीं हुआ है, तो ये वीडियो प्लीज़ एक बार पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सब आपके बेनिफिट के लिए होती है, तो जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ प्लीज़ उसको ज़रूर देख लिया करो। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो यूपी के एएनएम और जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो यूपी से एएनएम और जीएनएम जो है करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दिए गए हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट हैं। ठीक है, और सीट्स का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सिलेक्शन मिलना यहाँ पर थोड़ा इजी है। बाकी बात करें यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो भले आप यूपी से बिलोंग करो या पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इतना अगर बता दूंगा, इसके बाद भी कुछ बच्चे होंगे कमेंट सेक्शन में फिर पूछेंगे कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आप एक इंडियन हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे यूपी के हो या फिर अदर स्टेट के हो, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बारे में प्लीज़ एक बार अच्छे से समझ लो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जुलाई 2023 है, तो अभी टाइम है, तो जिसको अप्लाई करना हो कर लो। और फीस भी कम है अप्लाई करने की, और कोई एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा जीएनएम के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा एएनएम के बारे में। ठीक है, तो एएनएम और जीएनएम देखो दोनों ही नर्सिंग कोर्सेज हैं और ये जो है आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। एएनएम जो है वो आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग में, जिसे हम ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं, एएनएम का फुल फॉर्म। और जो जीएनएम कोर्स होता है वो आपका 3 साल का कोर्स होता है। ये भी आपका डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जीएनएम को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए एएनएम के ऊपर। ठीक है, एएनएम कोर्स मेरे को इतना कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आपके पास कुछ भी ऐसा बैकअप प्लान वगैरह नहीं है तो आप एएनएम के थ्रू जा सकते हो, और फिर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एएनएम की डिमांड काफी कम है। ठीक है, क्योंकि जीएनएम वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते हैं मैक्सिमम, और बाकी जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो करते हैं। तो एएनएम का जो स्कोप है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेरी जो समझ में है अभी तक वो काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट में जब आप वैकेंसी आती है एएनएम वगैरह की तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर में जब भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीएनएम को प्रेफरेंस देना एएनएम के ऊपर। फॉर्म भले ही आप दोनों का फिल कर लो, लेकिन सिलेक्शन अगर मान लो आपका दोनों जगह पे होता है तो आप जीएनएम करना। और एएनएम अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो कुछ सोच समझ के करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे 1-2 साल से मतलब कहीं पर भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, और आपको लगता है कि मेरे से अब और ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही, तभी आप उसको प्रेफर करना। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन नहीं मिला और जीएनएम में एडमिशन मिल जाता है तो वो भी एक अच्छा रास्ता है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कि बीएससी नर्सिंग आप करते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद जैसे आप स्टाफ नर्स वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम दे सकते हो, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जैसे एम्स का नॉर्सेट एग्जाम होता है तो वो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स दे सकते हैं जब वो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जीएनएम के कैंडिडेट्स भी नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हैं, और बाकी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम निकलते हैं, चाहे वो केजीएमयू का हो, एसजीपीजीआई का हो, या किसी और भी इंस्टीट्यूट हो लाइक जिपमर हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो वहां पर जो नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए आप लोग भी एलिजिबल होते हो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जीएनएम का जैसे आपने 3 साल का कोर्स कर लिया है, उसके बाद आपका कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसकी क्षमता जो है या जो कैपेसिटी है कम से कम 50 बेड की है। ठीक है, यानी कि 50 पेशेंट को एक साथ वहां पे भर्ती किया जा सकता है। ऐसा कोई हॉस्पिटल आपको सेलेक्ट करना होगा अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो 3 साल जीएनएम करने के बाद अगर आप 2 साल कहीं पर भी जॉब कर लेते हो तो उसके बाद आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हो नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद आप
चाहो जीएनएम के बाद चाहो तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी कर सकते हो 2 साल का, और अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 साल का कर लेते हो तो यानी कि 3+2 यानी कि 5 साल का जो है आपका पूरा डिग्री कोर्स बन जाता है, और ये डिग्री कोर्स आपके बीएससी नर्सिंग के 4 साल वाले कोर्स के इक्विवेलेंट बन जाता है। ठीक है, तो मान लो कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, जीएनएम में हो रहा है, तो भाई कर लो, इंतजार मत करो अगर आपको नर्सिंग फील्ड में ही आगे जाने का मन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये अगर हमें नहीं पता होती तो हम कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते। तो अगर मान लो गवर्नमेंट से आपको जीएनएम करने को मिल रहा है तो कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल जीएनएम का कोर्स होगा, उसके बाद अगर आपका एडमिशन पोस्ट बेसिक नर्सिंग में हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्टली जॉब करो, 2 साल का कम से कम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लो। उसके बाद देखो आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए कहीं अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो इजीली, आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एएनएम वालों को क्या है कि एएनएम वाला को अगर ये नर्सिंग ऑफिसर वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एएनएम आप 2 साल का करोगे, उसके बाद आपको कंपलसरी जीएनएम करना ही पड़ेगा 3 साल का, और उसके बाद आपको कम से कम फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो एएनएम वाला रास्ता बहुत टफ है और जीएनएम वाला रास्ता काफ़ी आसान है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीएनएम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। एएनएम को तभी प्रेफर करना जब लगता है आपका कुछ नहीं हो पा रहा कहीं पर भी, एंड पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई कहीं तो कुछ तो ज्वाइन कर ले, तो आप उसको कर सकते हो, एंड फाइनेंशियली आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो उस केस में। ठीक है, क्योंकि अगर देखो खाली गवर्नमेंट कॉलेज की बात रह गई तो ऐसा नहीं कि एएनएम कर लो तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में मनी वगैरह की, तो आप जीएनएम चाहो तो प्राइवेट से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगता है जैसे करना चाहो। या अदरवाइज फिर वही एक ऑप्शन रह जाता है कि एक और ड्रॉप लो, फिर से प्रिपरेशन करो, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन मैंने बेसिक से कर दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी, इस सब चीज़ों की, और कितनी सीटें हैं। तो देखो यहाँ पर 3 साल का जीएनएम का कोर्स है, इसकी जो टोटल सीट्स इन्होंने निकाली है 453 निकाली है, यानी कि 453 सीटें यहाँ पर निकाली हैं 9 गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर पे, यानी कि 9 कॉलेजेस यहाँ पर टोटल रहने वाले हैं, जिसमें 453 सीटों पर एडमिशन होगा जीएनएम कोर्स के लिए। ठीक है, अभी हम जीएनएम की बात कर रहे हैं, उसके बाद एएनएम की करेंगे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और 31 जुलाई 2023 यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है। तो मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ पर जाना है, किस वेबसाइट पे, ये सब मैं आपको बता दूंगा। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई इन्होंने dgmhup.gov.in, मैं बता भी दूंगा कैसे सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 40% मार्क्स इन इंग्लिश इज मैंडेटरी, मतलब 12th आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में जो है आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। और उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट ने जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करा हो इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट, तो या तो यूपी बोर्ड से कराओ या किसी अदर बोर्ड से कराओ, चलेगा। ठीक है, और 12th जो है वो आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। क्लियर है? नहीं, ये लिखा है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद साइंस इन हाई स्कूल, मतलब 10th में साइंस होना चाहिए, और इंटर में कुछ भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उसके साथ साथ इनके लिए लिखा है कि मान लो जो कैंडिडेट ने एएनएम कर रखा है तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ लिखी है कि कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी के जो है उनकी जो 12th में परसेंटेज है वो कम से कम 45 होनी चाहिए, और SC ST के केस में 40% होनी चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फीस है, और ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में आ जाएंगे, तो 200 रुपये है, और SC ST और ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये है, और फीस जो है वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर पे करनी होगी। तो देखो फीस यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, आपकी किस्मत रह गई उसके बाद कि आपका नाम आता है या नहीं आता, आएगा तो देख लेना, करना चाहो तो कर लेना, लेकिन अप्लाई ज़रूर कर लो, अपॉर्चुनिटी ज़रूर खोल लो अपने लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा है 10% सीट्स यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो ये बहुत अच्छी बात है बॉयज कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि भाई देखो 10% सीटें अगर आपके लिए रिजर्व्ड हैं, और यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले बॉयज कैंडिडेट होंगे वो भी काफ़ी कम होंगे, तो बॉयज़ के चांसेस यहाँ पर सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा हैं, कम परसेंटेज पर भी, क्योंकि जो 10% सीट्स बॉयज़ के यहाँ पर रखी जाएंगी, मान लो 453 का जो 10% है वो लगभग 45 हुआ, तो उतनी सीट पर गर्ल्स कैंडिडेट्स का राइट यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और बाकी ये लिखा है कि आउट ऑफ रिमेनिंग सीट्स 15% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एएनएम हु आर सर्विंग फॉर लास्ट 5 years इन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट NHM या NRHM ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 10%
के बाद जो बची हुई सीटें हैं 90%, उसमें से 15% जो सीटें हैं वो जो है एएनएम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व यहाँ पर रखी गई हैं, जिनको कम से कम 5 साल हो चुके हैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और बाकी ये लिखा है कि अगर ये वाली जो 15% सीटें ये नहीं भरी जाती हैं उन कैंडिडेट्स के द्वारा, तो इनको फिर वो जनरल जो सीटें हैं, मतलब जो बाकी की सीटें जिस पर सब लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसमें डाल देंगे। उसके बाद लिखा है कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह है वो सब यूपी गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा। और तीसरा जो पॉइंट इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, और इसी पॉइंट से हमें ये पता लगता है कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं या जो यूपी के बाहर वाले स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये चीज मेंशन करी कि जो बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब अप्लाई वो कर सकते हैं बट रिजर्वेशन का उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो अगर आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो या EWS से हो, तो आपको जो है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, यूपी से बिलोंग नहीं करते, तो आपको जनरल कैटेगरी से ही वहां पर अपनी मेरिट में रखा जाएगा। उसके बाद एज लिमिट के बारे में लिखा है तो 17 से 35 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की। ये चीज मुझे क्लियर अभी तक नहीं हुई कि 2022 इन्होंने क्यों लिया जबकि 2023 होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो भी है, तो 35 तक तो बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे जो अप्लाई करने वाले होंगे फिर भी। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन लिखा है कि मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की परसेंटेज को जोड़ के उनका एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी कॉलेजेस वगैरह कौन कौन से कहाँ पर हैं, कितनी सीटें कहाँ पर हैं, ये सब पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं एएनएम वाले नोटिफिकेशन की, जो कि हिंदी में दिया है, मुझे इंग्लिश में मिला नहीं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन भी 15 जून को आया था। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और 2 साल का यहाँ पर एएनएम का कोर्स रहने वाला है। और टोटल जो इसके कॉलेजेस हैं या ट्रेनिंग सेंटर हैं, बेसिकली कॉलेजेस नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर अलग बनाए गए हैं और जीएनएम के ट्रेनिंग सेंटर अलग बनाए गए हैं। तो एएनएम के जो है 36 यानी कि 36 यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां पर 180 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट इस पर गया। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पर 1800 हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं? 1800। तो 1800 सीट्स पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह सेम ही है लगभग। यहाँ पर ये लिखा है कि आपने जो है 12th क्लास पास की हो। ठीक है, तो वही सब लिखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी अगर आप SC ST से हो तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है आवेदन शुल्क, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 200 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी शायद उतनी होगी। और बाकी जो अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और OBC कैटेगरी जो है, ठीक है, उनके लिए 100 रुपीज़ फिक्स्ड है और वो आप ऑनलाइन मेथड से पे कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है कि क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हो। ठीक है, यानी कि जो टोटल आपकी सीट्स हैं 1800 में से उसकी जो 80% सीट्स हैं वो उसमें जो है सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने 12th क्लास वगैरह पास किया है, वो एलिजिबिलिटी रखते हैं। बाकी की जो 20% सीट्स हैं वो उनके लिए हैं जो आशा कार्यकर्ती हैं या आशा संघनी हैं, जिन्होंने कम से कम 5 वर्षीय आशा कार्यकर्ती के रूप में विभाग में काम किया, यानी कि जिन्होंने एज अ आशा वर्कर काम किया हुआ है। तो 20% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी जाएंगी। बाकी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बाकी वही लिखा है कि अगर इन 20% सीट्स में से कुछ खाली सीटें बच जाती हैं तो उसको फिर वो जनरल वाली सीट्स में डाल दिया जाएगा। और फिर वही सेम चीज़ लिखी है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस चीज़ का नहीं मिलेगा? रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे जीएनएम वाले केस में था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें। अब मैं एक चीज़ ये भी बताऊं कि मतलब उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो आपको पता है यूपी से लगता है, तो बहुत सारे इसके ऐसे सेंटर हैं जो उत्तराखंड से काफ़ी पास हैं।
ठीक है। लाइक मैंने अभी देखा था कि एक पीलीभीत में है सेंटर, ठीक है, तो वो उत्तराखंड से काफ़ी पास है, मतलब जो इधर उधम सिंह नगर वाले एरिया में रहता है, प्लेन साइड में रहता है, तो उनको पास पड़ सकता है, ठीक है। बाकी मैं और सेंटर्स के बारे में बता दूंगा, तो उत्तराखंड वाले इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज उनकी जो भी विश है, ठीक है। बाकी एज लिमिट में वही सेम चीज़ है, 17 से 35 होनी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 इन्होंने लिखा है। और ये लिखा है सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें वही सेम रहेगा, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि 10th और आपका जो क्लास 12th है उसके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट का लिंक इन्होंने दिया ही है, djmhup.gov.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये रही आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर 200 रुपये आपको पे करने हैं दोनों ही कोर्सेज के लिए, और मेरी मानो तो आप दोनों में ही अप्लाई करो। बाकी जिसमें नाम आ जाता है उसके बाद में डिसाइड करना कि करना है नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म ज़रूर फिल कर दो, ठीक है। और 10th और 12th की परसेंटेज के बेसिस पर ही होगा, एग्जाम यहाँ पर होने नहीं वाला। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मान लो किस्मत अच्छी हुई और अगर GNM कोर्स मिल जाता है कहीं पर भी एक गवर्नमेंट सेंटर पे, तो सही है, कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट इसके रिगार्डिंग जो भी और चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फ्यूचर में जो भी आप लोगों के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।